और इतने एहसान लेने के बाद में वो आज इस प्रकार के भद्र भाषा बोल रहे हैं। मैं समझता हूं ये शब्द रवनीत बिट्टू के नहीं है, क्योंकि वो जब कांग्रेस में 15 साल रहा, कांग्रेस में तो ऐसी भाषा नहीं बोली, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार के संस्कार नहीं है। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन में गए, क्योंकि उस वॉशिंग मशीन में तो हजारों लाखों करोड़ का घपला कर दो, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चल जाओ तो आप एकदम धक्के झुल जाओगे, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, सारे केस खत्म हो जाएंगे, पूरे देश को खा जाओ और भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ। आज की तारीख में वो जब से भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में से निकले हैं, एक नया बिट्टू निकला, एक नया बिट्टू निकला है। वो बिट्टू निकला है जो एहसान फरामोश है, वो बिट्टू निकला है जो बेअक्ल है, वो बिट्टू निकला है जो बदतमीज है, वो बिट्टू निकला है जो सम्मानित लोगों को अपमानित भाषा में बात करता है। तो ये असली संस्कार किसके हैं? ये संस्कार भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। आज की तारीख में ये वंशवाद की बात करते हैं कि नहीं करते? तो इस देश और दुनिया में हर व्यक्ति जो करता है वो अपने वंश के लिए तो करता है। गलत करता है कि अपना घर मकान जमीन अपनी औलाद को देके जाता है, वो किसके लिए करता है? पड़ोस के लिए करता है, ये दान देके जाता है। देश में है क्या कोई जो दान देके जा रहा है? अरे एक बात बताओ, अमित शाह जी, मोदी जी ये मुद्दा बनाते हो तो अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कैसे बन गया? उन्होंने कौन सा क्रिकेट खेला? वो किस वंश से हैं? अगर अमित शाह के बेटे नहीं होते तो क्या वो बीसीसीआई के और आईसीसी के अध्यक्ष बन जाते? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष, जहां मेरे ख्याल से पहले कोई भारतीय जिस कुर्सी पर बैठा ही नहीं 70-100 सालों में, अगर अमित शाह के बेटे नहीं होते तो बन जाते क्या? तो ये वंशवाद की खोखली बातें करते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। किसी वरिष्ठ नेता ने, किसी बुजुर्ग आदमी ने कहा कि अगर आदमी की असली चरित्र देखना हो तो उसकी दरिद्री मत देखो, उसको पूरा पैसा दो, उसको पूरी ताकत दो, फिर उसका नाच देखो, फिर उसका तमाशा देखो, फिर उसका असली चरित्र सामने आता है कि इंसान असलियत में है क्या। तो ये भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने इतनी सीटें दे दी कि इनका चाल चरित्र और चेहरा जो ये धर्म की आड़ में छुपाए हुए थे, देश के लोगों को बहकाते थे, वो सामने आ गया। अभी अतिवृष्टि हुई और अनेकों जगह पर पानी भर गया। वो पुरानी भाषा में कहते हैं कि देखे देख सादे जो चीजें गाया बदल रो। तो हमारे दुगारी में सरपंच साहब 2 दिन से उनके घर में फंस गए थे। गौरा जी ने बताया कि साहब सरपंच साहब के घर के बाहर तो दवा के पानी है, अभी 2 दिन से वो घर में ही। मैंने कहा तो वो बाहर नहीं आ सकते तो अपन अंदर चल लेते हैं, क्या हो गया? अपने आदमी का ख्याल तो पूछें कि 2 दिन से अपन ने देखा नहीं, क्या अंदर जाके मिल के आए उनसे। तो उसी दिन 2 दिन के अंदर सारे बीजेपी के नेता निकल गए सड़कों पर, और एक तो जूता नहीं खराब हो जाए तो अपने कार्यकर्ता की पीठ पे चढ़ गए। मैंने कहा आपकी राजनीति खत्म है, ये एक फोटो मार देगी आप। अरे साता ही नहीं है आपकी भावना ही नहीं है कि आप अपने क्षेत्र के ऊपर एक चमड़े का जूता खराब कर दो। आप क्या राजनीति करोगे? क्या त्याग करोगे? भूल जाओ राजनीति। जो अपने क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द में अपने चमड़े का जूता खराब नहीं कर सकता, वो क्या राजनीति करेगा? क्या बलिदान और क्या त्याग अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करेगा? साथियों, आज की तारीख में मैंने 15 दिन पहले जिला कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को एक चिट्ठी लिखी कि पूरे बूंदी जिले में जितनी भी दालें थी, जितना भी मक्का था, जितना भी सोयाबीन था, 95% गल चुका है, खत्म हो चुका है। ऐसी भी स्थिति आ गई कि इस बार तो पहली बार देखा कि चावल ही गल गए। ये मैंने तो पहली बार ही पिछले 30 सालों में पहली बार सुना कि इतनी अतिवृष्टि हुई
ये तो महादेव जी की मेहरबानी थी, अपने पास 3 साल का पानी हो गया, अच्छी बात। लेकिन ये आंदोलन किस बात का है? ये आंदोलन इस बात का है कि जब किसान केसीसी लेता है और उसका पैसा इंश्योरेंस का कटता है, तो अगर उस किसान की फसल खराब हुई है तो उसका मुआवजा मिलना उसका अधिकार है। वो कोई मेहरबानी नहीं है, वो कोई मेहरबानी नहीं है किसी सरकार की, वो किसान का अधिकार है। उसने पैसा भरा है उस चीज का, खराब हो गई तो दो। जब मैंने जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह किया कि जिले के 3 एमएलए हैं, जिला प्रमुख महोदय हैं, 5 पंचायत समिति में प्रधान हैं, सब जनप्रतिनिधियों के साथ में जितने जिला परिषद सदस्य हैं उनके साथ में एक जिला स्तर की बैठक रखी जाए, ताकि जनप्रतिनिधियों को पता तो लगे। हमसे जनता पूछती है साहब हमारे फसलें गल गई, मुआवजे का क्या हो रहा है? तो कार्रवाई अगर हमारे सामने होगी तो हम क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट कर सकेंगे। लेकिन आज 15 दिन हो गए, जनप्रतिनिधि प्रशासन की कोई मीटिंग नहीं। ये गैर जिम्मेदारी की हरकत है और मुझे तो लगता है अगर हम लोग ढीले रह गए तो किसानों के अधिकार को मारने का काम इनकी लापरवाही कर देगी, चाहे कोई बीमा कंपनी करे ना करे। इसलिए मैंने आप लोगों से आग्रह किया कि अब हम सब लोगों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। बाबूजी हरिमोहन जी और सीएल प्रेमी जी सही कह रहे थे कि हम तो विपक्ष में बैठे हैं, लड़ाई तो पूरे 4 साल ही लड़नी है। लेकिन ये किसानों की लड़ाई एक एक कांग्रेस का नेता लड़ना चाहता है कि नहीं चाहता है? पहले आपके हाथ खड़े करो, कौन कौन चाहता है कि फसल के मुआवजे की लड़ाई हमको लड़नी है? सभी चाहते हैं। तो आज हम लोग जिला प्रशासन को एक चेतावनी देकर जाएंगे। एक बार चिट्ठी लिख दी, एक बार सांकेतिक धरना कर दिया, चेता दिया, फिर भी अगर ये नहीं चेते तो जन आंदोलन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए, अगर बाबूजी और सीएल प्रेमी जी मुझे इजाजत दें कि 1 महीने का समय इनको दे दिया जाए और अगर 1 महीने के अंदर अंदर जिले के किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिला तो हम 1 महीने बाद की बड़े जन आंदोलन की घोषणा करें। अगर आप दोनों मुझसे हाँ कहें तो मैं इसकी घोषणा कर दूं। भाई टाइम दें 1 महीने का, आपके पास टाइम। आज हमने आपको चेता दिया है। प्रेमी जी आपकी इजाजत है तो मैं देखो एक बात बाबूजी ने बहुत बढ़िया कही कि अब चुनाव आएंगे 5 साल के बाद, तब तक सब एक हो जाओ। चुनाव के समय में जब जिसकी जैसी व्यवस्था बैठेगी वैसा वो कर ले। सबको पार्टी का काम करना ही है, पार्टी के लिए सब एक हैं। लेकिन आज आप ये समझ लो कि दादागिरी की पराकाष्ठा हो गई है। हम भी मंत्री रहे, बाबूजी भी मंत्री रहे, कांग्रेस की सरकार रही। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता ये कह दे कि कांग्रेस का मंत्री रहते हुए इसने बीजेपी का होने की वजह से मेरा नुकसान किया, तो आप कहोगे जो मैं करता हूँ। लेकिन आज देखते हैं कि कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को छांट छांट कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनकी निजी संपत्ति के ऊपर अटैक हो रहा है। किसी के ट्रैक्टर जैसी भी हैं तो उनके चालान देखकर उनके घर से उठाकर चालान हो रहे हैं कि एक बिरला जी का ओएसडी घूम रहा है यहाँ पर मूंछ बढ़ा के, साफा पहन के, लंबा तुर्रे वाला। क्या मांगते हो आप यहाँ पर? आप सरकारी कर्मचारी हैं, ओएसडी बने तो बिरला जी का काम करो। यहाँ क्या लेने के लिए घूमते हो आप? क्या है आपका यहाँ पर? जयपुर से स्वागत करा रहे हैं, टोंक में स्वागत करा रहे हैं, फोन करके कोई स्वागत कर ले। उनकी गलतफहमी है कि चुनाव लड़ लेंगे, दादागिरी करके चुनाव लड़ोगे क्या? आ जाना मैदान में, जब मैदान में आओगे जब पता लगेगा।
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डराना चाहते हो? पुलिस आपके इशारे के ऊपर काम करती है। सारे थाने में आप लोगों ने पोस्टिंग करी है। आपने जिले के पुलिस का हर महकमे का अधिकारी आपने सिफारिश करके खुद देख के लगाया है। किसी का भी कान मरोड़ देते हो। आपको क्या लगता है? इस प्रकार की दादागिरी हमने बहुत देखी है। आजादी देश को दिलाई थी, अंग्रेजों ने जान निकाल दी थी कांग्रेस के नेताओं। तुम्हारे जैसे तो रोज के 356 निकालते हैं, और जब चुनाव लड़ने आओगे ना, एक बार आप तो एक काम करना, पंचायत राज में घूम जाओ, जब बता देंगे तुम्हारे को। स्वागत कराने से राजनीति नहीं होती। कोई लोगों को चुन चुन कर नुकसान देने से राजनीति नहीं होती। आम जन की सेवा करने से राजनीति होगी, सद्भाव पैदा करने से राजनीति होगी, अच्छा व्यवहार करने से राजनीति होगी, सत्पूर्ण और सब धर्म और सभी जाति के लोगों को साथ लेकर उनके अधिकारों की बात करने से राजनीति होगी। वो गए जमाने, देश ने मोदी जी और अमित शाह का बैंड निकाल दिया इस बार। अमित शाह जी किसी की सरकार गिरा देते थे, किसी के ईडी भेज देते थे, किसी के सीबीआई भेज देते थे। उनकी कटिंग करके भेज दिया देश के लोगों ने। तो तुम उनसे बड़े हो क्या? ये दादागिरी बूंदी के लोग तो सहन नहीं करेंगे। सहन करोगे क्या आप लोग? विशेषकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक हो रहा है, और मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी अधिकारी कर्मचारी इसमें पर्सनल अटैक के अंदर सम्मिलित होंगे, आप जनता कानून के तहत काम कीजिए, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता देखकर जो भी सम्मिलित होगा उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, और जब राज आएगा तो उनका गाड़ी में तेल निकाल दिया जाएगा। अभी तो मान लो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सहन नहीं करेंगे, लेकिन जितना तुम सहन कराओगे उतना तेल निकाला जाएगा, और अपना टाइम आएगा। यहाँ एक एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मैं वादा करना चाहता हूं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है, डरो मत, जो डरेगा उसको और ज्यादा डराया जाएगा। आप लोगों के अधिकारों के लिए लड़ो, आगे बढ़ो, एक रहो। अगर कोई डराता है, डरो मत। और जब अपना टाइम आएगा, जब सब हिसाब किताब बराबर हो जाए, हिसाब का बहुत पक्का हूं, साल भर पहले वोट बता देता हूं ना, इस बार इतने पड़ेंगे अपने। बताओ, इंडोल नैनवा के लोग तो जानते हैं, साल भर पहले बताता हूं ना इतने वोट आएंगे। उतने ही आते हैं कि नहीं आते? उससे 2000 ज्यादा ही आते हैं, लेकिन 1000 कम नहीं आए कभी भी। तो गिनती का हिसाब का बहुत पक्का है, और याददाश्त इतनी पक्की है कि कभी डायरी नहीं रखी। रोज 10 बादाम का खर्चा करता हूँ, अकाउंट यहाँ पर लिखे हुए हैं सबके। तो ये जो लोग एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं ना, इनका भी समय आएगा जब इनको बता देंगे। तो साथियों, आज हम लोग यहाँ से कलेक्टर साहब के कार्यालय तक जाएंगे, क्योंकि नहीं है, एडीएम साहब मिलेंगे, उनको हम सब लोग इस ज्ञापन को देंगे। और 1 महीने में तैयार हो जाओ, फसले वसले निकाल लो।
अशोक चंद्र देखो देखो कौन आया नहीं चलेगी नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद जिंदाबाद हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद 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 यार रोकने का तो क्या अरे गेट सरकारी संपत्ति ध्यान रखना। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हो गया प्रदेश सरकार होश में आओ होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ। छोड़ दीजिए
या तो 5 साल में रिटायर हो जाए, ये भी तरीका है। धारा 144 थोड़ी रोकना ही नहीं था वहाँ पर। यहाँ तक हमेशा क्या बंदे ने आते हैं इस जगह आराम आप नीचे सीढ़ियाँ के नीचे बस। राष्ट्रपति महोदय तक हमारी बात जारी चाहिए। दूसरा, जिले में अतिवृष्टि की वजह से 95% इस बार पहली बार देखा गया कि यहाँ तक कि चावल भी गल गया। दूसरी तो कोई फसल बची नहीं है 95 से ऊपर। और हमको जो लग रहा है कि प्रशासन की उदासीनता है और इस बार भी किसानों को फसल गलने का मुआवजा नहीं मिल पाया। मैंने जिला कलेक्टर महोदय से आग्रह किया, क्यों नहीं बुलाई, ये इसका जवाब आप जानते हैं, इसलिए आज हमारे को यहाँ पर सांकेतिक धरना देना पड़ा। 1 महीने में अगर जिले के सभी किसान जिनकी फसलें खराब हुई उनको मुआवजा नहीं मिला, तो अगली 21 को हम 1 महीने रणनीति करके तैयारी के साथ में बड़ा जन आंदोलन करेंगे। 1 महीने का आपके पास में समय है, आराम से आप हर किसान की नपाई छुपाई कर लें, सरकार को प्रस्ताव भेज दें, जिनके घर टूटे हैं उनका आपदा राहत में भेज दें, जिनके फसल है उनके फसलों के बीमे में भेज दें, जिनसे भी करा सकते हैं आप आपकी प्रक्रिया पूरी कर लें। वैसे तो 1-1.5 महीने से ये प्रक्रिया का आपके पास टाइम था, फिर भी मैं समझता हूँ। देखिए बात बताइए, मीडियम साहब मेरी बात सुनिए। इशू ये क्यों, हमने आग्रह किया, हमने चिट्ठी दी कि जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और जितने बीमा कंपनी के प्रतिनिधि हैं उनकी एक जॉइंट मीटिंग करा लो। हमें को क्या पता, पब्लिक को कौन बताएगा।